कॉलेज की ज़िंदगी का आखिरी साल था और गर्मी की सुबह पेपर देने जाते वक्त पुराने दिनों की याद उसे हमेशा की तरह आ ही गई थी। जब वह किशोरावस्था की चौखट पर जाकर खड़ी हुई थी, उसे अपने रंग रूप पर थोड़ा थोड़ा गुमान होने लगा था। उसकी उम्र से कुछ साल बड़े युवा लड़कों की निहारती आंखें उसे इतना तो बता ही चुकी थी कि वह खूबसूरत है। जब भी वह कहीं जाती, लोग भीड़ में भी उसे निहारते। कभी कभी वह मन ही मन इतराती तो कभी गंदी निगाहों से खुद को बचाती, लेकिन उसका मन कहीं जाकर अटका हो ऐसा तो अब तक हुआ ही नहीं था। एक रात चाची के घर बैठकर टीवी देख रही थी वो। उसी वक्त दरवाजे पर कोई आया था। दरवाज़ा खुला हुआ था। रिया ने झांक कर देखा तो बाहर कोई रिश्तेदार दरवाजे पर खड़ा था। चाची ने उन्हें अंदर बुलाया। रिया को इससे कोई मतलब नहीं था कि घर में कौन आया है। उसे बस अपने टीवी देखने से मतलब था। वह तो बड़ी तल्लीनता से देख रही थी। इतनी देर में रिश्तेदार भी उसी कमरे में आकर बैठ गए जहां रिया तकिए से टिक कर टीवी देख रही थी। लेकिन रिश्तेदार के साथ जो अजनबी चेहरा कमरे में दाखिल हुआ तो रिया का ध्यान अचानक ही उसके चेहरे पर चला गया। सांवला सा चेहरा था। रिया चुपचाप उठकर किचन में चली गई। नाश्ता बनाने में चाची की मदद करने लगी। चाची पकोड़े का घोल तैयार कर पकोड़े तल रही थी। इतने में रिया के भैया भी आ गए और उस नवेले चेहरे की पूछताछ शुरू हो गई। निशांत नाम था उसका और वह रिया के घर के पीछे सफ़ेद वाले घर में रहता था। लेकिन रिया के भैया के मुताबिक वह सफ़ेद घर तो किसी पुलिस वाले का था। भैया ने फिर पूछा, आपके घर में कोई पुलिस विभाग में है क्या? जवाब आया, हाँ मेरे फूफा जी हैं। भैया तो संतुष्ट हो गए, लेकिन एक कन्फ्यूज़न ज़रूर हो गया। बातों का सिलसिला चल ही रहा था। इतने में रिया गरम गरम पकौड़े लेकर कमरे में आई। रिया ने जिद कर के बड़े प्यार से उन लोगों को पकौड़े खिलाए। नाश्ता चल ही रहा था कि रिया उठकर कमरे से बाहर जाने लगी। रास्ते में कुर्सियां रखी हुई थी जिन्हें हटाते हुए निशांत ने रिया के लिए रास्ता बनाया। बस फिर क्या था, बाली उम्र में लड़कों की इन्हीं शरारतों का अक्सर जादू चल जाता है। सो चल ही गया। बातों का सिलसिला ख़त्म हुआ और मेहमान अपने घर को चले। लेकिन इसके साथ ही एक और भी सिलसिला चल पड़ा था। हर शाम अब रिया जब अपनी छत पर जाती तो उसकी नज़रें घर के पीछे वाले सफ़ेद घर पर होती, जिन्हें छत पर किसी के आने का इंतज़ार रहता था। कुछ दिनों तक यही चलता रहा, लेकिन रिया के साथ अजीब वाक़या होता था। रिया जिस छत पर किसी चेहरे को ढूंढती वहाँ उसे कोई नज़र नहीं आता, लेकिन उस सफ़ेद घर के बगल वाले एक छोटे से घर की छत पर कोई ज़रूर उसे देखने के लिए रोज़ आया करता था। रिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। वह ये जानने का प्रयास कर रही थी कि क्या वह शख्स वही है जो उसके घर का मेहमान बनकर आया था और दिल में बस गया, या फिर कोई अजनबी चेहरा। लेकिन यह चेहरा अजनबी तो नहीं लगता, बहुत कुछ जाना पहचाना और अपना सा लगता है। रिया ने अभी 9वीं की परीक्षा पास की थी। वो गर्मी की छुट्टियां ही थी। छत पर हर शाम एक दूसरे की झलक दिखाई देती थी। घर बहुत पास भी नहीं था, इसलिए चेहरा भी धुंधला सा ही दिखाई देता था। लेकिन छत पर उसका होना ही दिल को रूमानियत के हज़ारों जज्बातों से भर देता था। दोनों एक दूसरे की निगाहों से छुपते छुपाते एक दूसरे को देखा करते थे और अब यह आदत बन चुकी थी कि शाम से लेकर रात को छत पर सोने तक निगाहें उस छत पर होती थीं। सुबह उठते ही निगाहें फिर उसी छत पर जा टिकती थी। दोनों की छत पर किनार नहीं होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही था, जब जिसकी नींद खुलती बिस्तर पर लेटे लेटे ही एक दूसरे को देखना शुरू कर देता, जैसे दुनिया भर की रूमानियत इन दोनों को बख्शी हो खुदा ने। गर्मी की छुट्टियों का हर दिन लगभग ऐसे ही गुजरने लगा। उधर निशांत भी 12वीं क्लास पास करके इस साल कॉलेज में दाखिल होने वाला था। अब यह सिलसिला बढ़ने लगा था और रिया की सहेलियां भी उस अजनबी के किस्से से वाकिफ़ थी। कॉलेज खुल चुके थे। रिया की सहेली दीप्ति भी इस साल कॉलेज जाने वाली थी, जिसका उत्साह रिया और पारुल पर भी चढ़ा था। भले ही रिया और पारुल स्कूल में थे, लेकिन तीनों मिलकर घंटों तक स्कूल, कॉलेज और जहान की बातें करते। अब दीप्ति को भी कॉलेज में कोई पसंद आने लगा था, जिसके बारे में खूब बातें होती। दीप्ति अपने किस्से सुनाती और रिया अपने छत वाले किस्से। जब से रिया के स्कूल खुले थे, निशांत रोज़ सुबह उसे स्कूल के समय पर दिखाई देता था। निशांत ने रिया को देखने के लिए सुबह की सैर शुरू कर दी। रिया साइकिल से स्कूल जा रही होती और निशांत सैर से लौट रहा होता। फिर दोनों की नज़रें मिलती। धड़कते दिल से एक दूसरे को देखकर दोनों आगे निकल जाते। जो बिजलियां गिरती थी सुबह सुबह, उसकी कसक दोनों ही जानते थे। बस शहर में एक छोटा सा मेला लगा हुआ था।
पारुल का प्रोग्राम तो नहीं बन पाया, लेकिन दीप्ति और रिया अपनी साइकिल से मेला देखने निकले ही थे कि कुछ दूर आगे जाकर निशांत दिखाई दिया, जो अपनी साइकिल से कहीं जा रहा था। रिया के मन में लड्डू फूट रहे थे, दीप्ति को यह जानने के लिए कि यह वही लड़का है जो उसे छत से देखता है। रिया ने आगे निकल चुकी दीप्ति को आवाज़ लगाई और खुशी से फूले न समाते हुए दीप्ति से कहा, यही है वह दीप्ति। दीप्ति भी बेहद उत्साहित थी निशांत को देखकर। वह भी रिया को यही बताना चाहती थी कि यही वह है जिसे कॉलेज में दीप्ति पसंद करती है। कहानी में नया मोड़ आ चुका था। दोनों हैरान भी थी और हंसी भी नहीं रुक रही थी। हालांकि निशांत का झुकाव रिया की तरफ था, इसलिए दीप्ति ने ध्यान हटाना ही उचित समझा और अपनी दोस्ती निभाई। अब दीप्ति ने ही निशांत का नाम पता करके रिया को बताया। बस फिर क्या था, नाम और सरनेम जानकर तो टेलीफोन डिक्शनरी में से नंबर ढूंढने का प्रयास किया गया। 5 से 6 रॉन्ग नंबर लगाने के बाद निशांत के घर का असली नंबर भी मिल गया था, लेकिन उसने कभी फ़ोन ही नहीं उठाया। एक शाम रिया अपनी सहेली पारुल के घर पर खिड़की से बाहर झांक रही थी। शाम करीब 4:45 बजे का समय था। तभी उसे दूर से निशांत की कद काठी का कोई धुंधला सा अक्ष आता हुआ दिखा। जैसे जैसे वह नज़दीक आ रहा था, रिया के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। रिया ने जल्दी से पारुल और दीप्ति को आवाज़ लगाई, अरे जल्दी आओ ना, निकल जाएगा वह। 2 घंटे तक आंखों की इस मुलाकात का सुरूर उतरा भी नहीं था कि निशांत की वापसी हुई। तीनों सहेलियां बाहर के बरामदे में बैठी थी। एक बार फिर वही भोली सूरत कातिल तभी मुस्कान के साथ। इस बार रिया उसे लौटते हुए पीछे से भी देर तक देखती रही, जब तक आंखों से वह ओझिल न हो गया। दोस्तों, ये कहानी काफ़ी लंबी हो रही है। आगे की कहानी हम आपको अगले पार्ट में बताएंगे।